हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे एम्परम की। L2 एम्परम पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा और पार्ट 2 का बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्या ये उतना ही इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये कहीं ना कहीं सुकुमार का ओवर कॉन्फिडेंस है कि इतना बड़ा लार्ज स्केल है, या फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कम पिक्चरें डायरेक्ट करो तो ब्रिलियंस नहीं आ सकती है। एब्सोलूट ब्रिलियंस यहाँ पर आ जाएगी। देखो, जो मलयालम सिनेमा है वो काफ़ी हद तक आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि थोड़ा सटल तरीके से एक शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि जो फ़िल्में हमारे लिए नई हैं शायद नॉर्थ बेल्ट के अंदर, वो काफ़ी टाइम से मलयालम सिनेमा के अंदर बनती चली जा रही हैं, जिसके अंदर थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर, उस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें थी और वो स्लो बर्न हुआ करती थी, जहाँ केरला का लैंडस्केप बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता था। तो वो शिफ्ट हो रहा है मार्को से। नाउ मार्को से भी वो एक लेवल और ऊपर चला जाता है जब बहुत ही ग्रैंड स्केल की L2 आ जाती है। बट डज़ दैट वर्क? इसका आंसर 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जाएगा पृथ्वीराज को कि क्या वो डायरेक्शन के अंदर अपना एक ऐसा फ्लेवर ला सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि हमने मास लार्ज स्केल की चीज़ें अगर हम देखें हिंदी सिनेमा में तो यश राज ने हमें धूम जैसी मूवीज दे दी। फिर उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो हमारे पास पुष्पा जैसी एक बिल्कुल ही मासी तरीके की मूवी हो जाती है, या फिर कन्नड़ा सिनेमा के अंदर हमारे पास KGF जैसी भी मूवी हो जाती है, या फिर अगर हम बोले जिसके अंदर बहुत ज़्यादा VFX हेवी चीज़ें हो जाती हैं, तो हमारे पास राजा मौली की बहुत सारी फिल्में हो जाती हैं। तो क्या पृथ्वीराज यहाँ पर कुछ अपना नया फ्लेवर ला पाए हैं कि नहीं ला पाए हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सेकंड चीज होती है मोहनलाल साहब की, कि अनलाइक L1, जहाँ पर जो एक्टिंग का अगर हम डायमेंशन देखें उनका और जो किरदार उनको दिया गया था, लेस वाज मोर। जितना कम उतना ज्यादा सस्पिशन क्रिएट होता चला जाएगा लूसीफर के कैरेक्टर को, जो कि एक इम्प्लाइड मीनिंग था उनके कैरेक्टर का, स्टीफन के कैरेक्टर को, कुरैशी इब्राहिम के कैरेक्टर को। तो यहाँ पर क्या वो सेम चीज कंटिन्यू करेंगे, या फिर अब एक एक्सपोज होने का टाइम आ गया है और जब व्हेन ही विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड तब मोहनलाल साहब इसमें नया डायमेंशन क्या लेके आते हैं। ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि राइटर और डायरेक्टर का भी इसके अंदर विजन होता है, बट इतना जो पुराने एक्टर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अपना फ्लेवर लेके आते हैं। तो जहां पर मैंने बोला डायरेक्टर साहब उनकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन राइटर साहब Amuri Kopi, can he continue to bring the intrigue around द लूसीफर कैरेक्टर जैसा वो L1 के अंदर हुआ था, और क्या वो ऐसी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ केरला पॉलिटिक्स दिखा सकते हैं जिसमें नॉर्मल लोग, क्योंकि ये पैन इंडिया मूवी है तो केरला के बियॉन्ड भी लोगों को वहां पर इंटरेस्ट आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो दो चीजों से चलती है, कि आप विजुअली क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी जेन्युइनली बहुत लार्ज स्केल पे अच्छी है। VFX भी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, जैसे टाइटल कार्ड वगैरह के अंदर वो बहुत अच्छे लगेंगे। स्लो मोशंस का काफी इस्तेमाल किया गया है, हेलीकॉप्टर्स हैं, लॉन्ग फाइट सीक्वेंसेस हैं, काफी कुछ स्लो मोशन के अंदर चलता है। केरला का जो लोकल फ्लेवर है वो थोड़ा सा मिसिंग है। अब ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और ये नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आप केरला केरला ज्यादा करेंगे तो फिर आप इसको अपने एक बड़े स्केल के ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे, और पैन इंडिया पैन वर्ल्ड टाइप के अगर आपके एम्बिशन है वो नहीं हो पाएंगे। डाउन साइड थोड़ी सी है, ज्यादा मिनिस्कुल सी, कि अगर आप केरला को ज्यादा फोकस में नहीं रखते हैं और वो लोकल आपको जो फ्लेवर में मजा आता है वो नहीं रखते हैं, तो जो ऑडियंसेस जिनको इस तरीके की मूवी, मलयालम मूवी देखने की आदत है, वो थोड़ा सा डिसजॉइंटेड फील कर सकते हैं। लेकिन लुकिंग एट द नंबर्स कि जिस तरीके से लोग इसके ऊपर टूट पड़े, आई थिंक उनको भी एक अपग्रेड चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये नेगेटिव पॉइंट इतना है नहीं। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। देखो, यहाँ पर स्टोरी के अंदर अगर मैं बात करूं लूसीफर 1 की, हालांकि डायरेक्टर साहब ने पहले दिन ही बोल दिया था कि ये 3 पार्ट के अंदर आएगी, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं पार्ट 2 के अंदर बोलने के लिए। आपको यहाँ पर अगेन लूसीफर का जो कैरेक्टर है वो कम ही दिखने वाला है। यहाँ पर आपको सेकेंड हाफ के अंदर पृथ्वीराज का कैरेक्टर और वो उसके साथ क्या हुआ था, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, वो सब दिखेगा। यहाँ पर दो चीजें लेकिन लार्जली पैरेलली चल रही हैं। एक तो वो यूनिवर्स जो L1 से लिंक होता है, कि जब कुरैशी इब्राहिम हेलीकॉप्टर पे उड़ के चला जाता है, तो उसके वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वहां क्या क्या थ्रेट्स हैं, उसको उसको मैनेज करना है। और सेकंड चीज उसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रही है और इसकी फैमिली को थ्रेट हो रहा है केरला के अंदर, विच फोर्सेस हिम टू कम बैक। और ये 4-5 साल का आगे टाइमलाइन के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये गैंगस्टर तो है, लेकिन ये एंटी ड्रग वाला गैंगस्टर है, तो प्योरली डेविल कैरेक्टर ही है। इसको हम प्रोटैगनिस्ट भी नहीं कह सकते, एंटागनिस्ट भी नहीं कह सकते। मतलब ये थोड़ा सा रॉबिनहुड जोन में चला जाता है कि हम गंदे काम करके लेके तो आते हैं, लेकिन हम बांट बूट देते हैं आगे, उस तरीके के जोन में है। अब जैसे मैंने बोला कि सिनेमेटोग्राफी दो चीजों के ऊपर चलती है, कि सिनेमेटोग्राफी कैसी है और स्क्रीन प्ले कैसा है।
देखो यहाँ स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक है, एक तो बहुत लंबा है, एडिटिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग हुई है, सेकेंडली कोई भी इमोशन नहीं जागते हैं आपकी इस मूवी में सिवाय एक जने के। एक जने ने L1 के अंदर भी आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जगाए थे, और इमोशन होते हैं जो हार्ट फेल्ट होते हैं, नॉट इंट्रीग। इंट्रीग वॉज डन बाय मोहनलाल सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही मंजू वारियर का कैरेक्टर है जो इस बार थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मिला है, और वो ही डेप्थ लेके आ पाती हैं, और उसमें ही आपको मजा आता है थोड़ा कैरेक्टर देखने के लिए, जहां पर आपको लगता है कि जेन्युइनली एक सेविंग की जरूरत है। जहां तक अगर हम बात करें कि जितिन का जो कैरेक्टर है, जतिन का कैरेक्टर रामदास का, उसके अंदर टविनो थॉमस के पास इतना ज्यादा रोल ही नहीं है कि वो अपने डायमेंशन पूरी यहाँ दिखा पाए, अदरवाइज इज अ सुपर्ब आर्टिस्ट। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट हुए हैं। पृथ्वीराज सुकुमार जो जैद मसूद है, उनकी बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाती है, उनके फैमिली के साथ क्या होता है, हाउ इज लिंक टू लूसीफर का कैरेक्टर, ये सब चीजें यहाँ पर आपको दिखती हैं। आपको वो एल बने हुए और वो ट्रायंगल बने हुए आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा जो अब इल्यूमिनाती ये वो जो है वो स्टोरी कुछ और चल रही है। ऐसी L1 के अंदर भी जो बहुत सारी थ्योरीज बनी थी कि नहीं ये इल्यूमिनाती का सबसे बड़ा मेंबर है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, but the point is that it is not adding anything to the story. The story is very simple. This is a guy who has got great influence. He's a gangster. At the same time, he was outside the country for the longest time. That's where he became that gangster. Now he's coming back to India with his influence, with his money, with his people to safeguard his party and his family and to safeguard Kerala from drugs. राइट, एक तो ये एलिमेंट हो जाता है, और एक एलिमेंट आ जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभिमन्यु सिंह का कैरेक्टर एज बलराज यूज हुआ है, वहां पर आ जाते हैं पॉलिटिकल अफेयर। यहाँ पॉलिटिकल अफेयर क्या है, यहाँ पॉलिटिकल अफेयर सुनने वाला ये है क्योंकि यहाँ पर जो केरला का जो स्टेट है वो लार्जली डोमिनेंट है मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लोगों से, समुदाय से। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से शायद एक हिंदू अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता तो उसकी बैड इंटेंशन ही होगी। तो मेरे ख्याल से जो पैन इंडिया लेवल पे शायद ये इतना ज्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट ना हो कि बैड इंटेंशन ही होगी, वो एक इम्पोजिशन है, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट विल नॉट गो वेल विद एवरीबडी, इट कुड हैव बीन अ न्यूट्रल कैरेक्टर विद एम्बिशंस टू टेक ऑन पॉलिटिक्स, नॉट इन अ बैड लाइट। तो यहाँ पर जो कम्युनल वॉर होनी शुरू हो जाती है, मुस्लिम के ऊपर जो थोड़ा बहुत अत्याचार दिखाया गया है, फिर फैमिली के ऊपर जो अटैक होता है, दैट फोर्सेस लूसीफर कैरेक्टर टू कम बैक। मंजू वॉरियर का कैरेक्टर जैसे मैंने बोला प्रियदर्शनी का, कि वही थोड़ा सा डेप्थ आपको यहाँ पर लेके आता है। मोहनलाल साहब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, वेटरन आर्टिस्ट हैं, इनके पास रोल कम है, लेकिन जैसे पृथ्वीराज ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी बोला था कि भाई मैं क्रिस्टोफर नोलन की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा हूँ, हम कैरेक्टर बैटमैन का ज्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में बातें होती रहेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से यहाँ पर बातें भी कुछ ज्यादा लूसीफर को लेके नहीं होती हैं, जहाँ जो चीजें चल रही हैं वो चलती चली जाती हैं। मोहनलाल साहब का जो रोल है वो कम है, बीच में एक इंटरवल ब्लॉक में कंसर्न रेज होता है क्योंकि एक शॉकिंग सा कुछ हो जाता है, आपको लगता है कि ये किरदार बचेगा कि भी नहीं बचेगा, उस तरीके की जोन होते हैं, फिर आपको वो यूजुअल फाइट सीक्वेंसेस दिखती हैं। आई थिंक नाउ आफ्टर सीइंग दिस मूवी the bigger problem was not with direction, not with artists, not with Mr. Mohanlal sir, who literally had lesser expressions than L1, क्योंकि जैसे मैंने बोला इस जो कैरेक्टर को वो एक और लेवल के ऊपर लेके आना था, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपोज हो चुका है, तो वो मेरे को नहीं लगा कि ज्यादा वैल्यू एड हुआ। लेकिन आई थिंक सारी जो मुझे लगा कमी जो इस मूवी के अंदर है वो गुरी गोपी साहब की है, इसके अंदर इतनी स्टोरी के अंदर डेप्थ ही नहीं है। ये जो स्टोरी L1 की थी ना, ये जो लूसीफर का किरदार है उसके इंट्रीग के आसपास घूम रही थी, थोड़ा फैमिली अफेयर के आसपास घूम रही थी। इसके अंदर पॉलिटिक्स जो थी वो बैकग्राउंड के अंदर थी, वो फोरग्राउंड के अंदर कभी भी नहीं आ रही थी। ये जो रिलेशनशिप है इसके फादर के साथ क्या था, फैमिली अफेयर किस तरीके से चलेंगी, क्यों जो जितिन का कैरेक्टर है, जतिन का जो कैरेक्टर है वो इनको बड़ा भाई मान लेता है, हालांकि जो फैमिली में डिफरेंसेस भी हैं। और इनिशियली आपने देखा होगा मंजू वॉरियर का कैरेक्टर L1 के अंदर इतना ज्यादा क्लोज नहीं होता है लूसीफर के, वो एंड में जाके उसको कॉल करती है। अभी जो चेंज ऑफ हार्ट होता है, वाई ओनली लूसीफर कैन सेव, ये काफी सारी चीजें जो अभी भी एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्टोरी राइटर है उन्होंने थोड़ा इजी वे आउट ले लिया है इसके अंदर मूवी भी लंबी बन गई। इसके अंदर बहुत हद तक पृथ्वीराज सर की जो इन्फ्लुएंस है वो KGF और इन सब से क्लियरली दिखती है। और उनको लगा कि मास अगर बनाना है तो वो हेलीकॉप्टर बड़े बड़े सीक्वेंसेस अगर हम दिखा देंगे तो उससे वो लार्जर देन लाइफ बन जाएगी। लार्जर देन लाइफ बनती है डिफरेंशिएटेड स्टोरी टेलिंग से, जो मलयालम सिनेमा बहुत ज्यादा बता चुके हैं। क्या इसके अंदर कुछ डिफरेंट है?
एक नॉर्मल पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा है जिसके अंदर एक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आप उसको कॉम्प्लीट करेंगे, मैंने कहीं जाते जाते मैंने वो एल का साइन देख लिया था, मैंने वो ट्रायंगल देख लिया था, ये लूसीफर तो मतलब एक्चुअल लूसीफर है, ये है, कुछ नहीं है ऐसा। इसको अंडर यूटिलाइज किया गया है इस चीज को। इट इज वीक राइटिंग आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एंड आई विल वंडर कि ये L3 के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा जो L1 में या L2 में कवर नहीं हो पाया है। ठीक है, सो इट हैज गॉट डिसेंट क्लोजर। आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर L3, और जबरदस्ती टीज जरूर किया गया है, लेकिन आई थिंक जो बड़े स्केल के चक्कर के अंदर, एंड बिकॉज पृथ्वीराज ऑफ लेटली हैज वर्कड विद a lot of good directors, or let's say not good directors but at least directors of Bollywood, Telugu cinema, Kannada cinema, ये influence clearly दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, दो तरीके के क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिव लोग होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी लेके आते हैं और आपको उनकी छाप वहां दिखती है स्क्रीन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली आपको पृथ्वीराज की छाप यहाँ पर नहीं दिखती है, जो मैंने अपने रिव्यू ऑफ L1 में भी बोला था कि इनका जो डायरेक्शन स्टाइल है वो ऐसा लगता है कि इधर उधर से इन्फ्लुएंस्ड है, इनका अपना सिग्नेचर इसके अंदर नहीं दिखता। यू can't call it a Prithviraj movie. You can call it as a movie influenced by a lot of directors. But having said that, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। इन कॉपी करने के लिए भी थोड़ी समझदारी चाहिए होती है। उन्होंने जिस तरीके से इन्फ्लुएंस, कॉपी गलत वर्ड है, सॉरी, बट इन्फ्लुएंस होके बनाया है वो ठीक है। मलयालम सिनेमा में इस तरीके के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स यूजुअली नहीं बनते हैं, तो क्या ये इन्होंने गलत किया? बिल्कुल नहीं गलत किया। क्या इस तरीके की मूवी की एक्सेप्टेबिलिटी अब केरला मार्केट के अंदर आ चुकी है? वो दैट टाइम विल टेल। लेकिन जिस तरीके की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, ये सब हुई है, मेरे ख्याल से मार्को जिस तरीके से चली है, आई थिंक केरला मार्केट खुद ही बोल रही है कि यार अब हम हमारा हो गया वो स्लो बर्न वाली चीजों से, हमें कुछ लार्जर देन लाइफ देखना है। तो थिएटर जो एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है वो एक्चुअली में गवर्न हो रहा है तेलुगु सिनेमा से, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर से, जो कि हमें हिंदी बेल्ट में भी दिख रहा है कि अगर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होंगे तो वो चला करेंगे। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये मूवी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के हिसाब से चल जाए, बट इट विल नॉट बी अ मेमोरेबल मूवी। मेमोरेबल मूवी विल स्टिल बी L1, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है? कमेंट करके सभ्यता के बारे में जरूर बताना। जो भी लोग थोड़े से भक्त टाइप के हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम तो परफेक्ट हैं, जिनको सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो भैया ये सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स अपने पिछवाड़े में रखना, यहाँ मत करना। जिसके सामने करना है वहां करना, तमीज के दायरे में जो भी करना है यहाँ पर करो। समझाओ आके कि नहीं सर आपको ये स्टोरी में ये भी था, वो भी था, आपने ये नोटिस नहीं किया, एक्टिंग में, डायरेक्शन में ये चीज एडिशनल थी, ये आपने नोटिस नहीं किया। आई एम हैप्पी टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, बट इफ यू ट्राई टू कम एंड डिग्रेड और ट्राई टू शो योर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, देन यू कैन वेरी वेल फक योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफ लेटली देखा है कि भक्ति वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन दिस चैनल। ऑफ कोर्स मेरी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो बड़ी क्लियरली बोलती है कि सभ्यता के दायरे के अंदर पोलाइटली डिसेंसी के साथ बात करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी डिसेंसी अपने पास ही रखूंगा और आप इनडिसेंट हो जाओगे। तो इनडिसेंसी का जवाब 10x इनडिसेंसी से ही मिलेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे वो उतना ही अच्छा है। आप क्रिटिसिज्म करिए कि ये जो आपने कवर करा ये ठीक नहीं था या वो ठीक नहीं था, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। बट इफ यू वुड से दैट नहीं हम तो बहुत सुपीरियर हैं, दैट डज नॉट गो वेल विद मी। ठीक है, सब लोग इंडियंस जो सारे होते हैं वो इक्वली होते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है इस मूवी के लिए, for the good attempt which has not happened in Malayalam cinema, and hence this movie looks and feels and sounds overwhelming to them, is 2.5 stars। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है वो स्टोरी की कमी है, जो यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई है। बाय।